हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन नंबर 4। ओके, तो 3 एक्सप्लेनेशन अभी तक मैंने मैकबेथ में से करा दिए हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन मैं करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने के इनके ज़्यादा चांस हैं, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ। ओके, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन सब कुछ बता रहा हूँ। देखिए, जब एग्ज़ाम में आएगा तो इतना ही आएगा। As once the sun begins his reflection, shipwrecking storms and direful thunders breaks from that spring whence comfort seem to come, discomfort swells। ये रहेगा आपके एग्जाम में, पेपर में दिया रहेगा और इसको आपको एक्सप्लेन करना है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सहित। ओके, यानी संदर्भ सहित, जिसे हम कहते हैं व्याख्या करना हिंदी में। तो इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाई है लाइन बाय लाइन। ओके, मैकबेथ में जब मैं आपको पढ़ा रहा था लाइन बाय लाइन तो वहाँ पर पढ़ाया था। तो यहाँ मैं कैसे लिखना है ये आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको लिखना है रेफरेंस। रेफरेंस में मैंने बताया कि दीज लाइन्स अकर इन शेक्सपियर्स फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। मतलब ये जो लाइनें हैं कहाँ से ली गई हैं ये आपको रेफरेंस में बताना रहता है। तो रेफरेंस में आपको यही बताना है कि ये मैकबेथ से ली गई है। ओके, और मैकबेथ के किस एक्ट के किस सीन से ली गई है। तो फर्स्ट एक्ट के सेकेंड सीन से ये ली गई है। फिर कॉन्टेक्स्ट को आपको थोड़ा सा इसके पैरा के बारे में बताना है, इन लाइनों के बारे में कि इन लाइनों में क्या कहा जा रहा है ये बता देना है। जैसे डंकन लुक्स टू ए ब्लीडिंग सर्जेंट। डंकन एक रक्त रंजित सिपाही को देखते हैं हु हैज जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम द बैटलफील्ड, जो अभी अभी युद्ध से लौटा है। वेयर मैकबेथ एंड बैंको टू जनरल्स ऑफ डंकन आर फाइटिंग टू कंट्रोल द रेविलियंस। जहाँ पर मैकबेथ और बैंको दो सेनापति डंकन के विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ओके, यानी कि डंकन एक सिपाही को देखते हैं और वो सिपाही उस क्षेत्र से अभी अभी लौटा है जो कि युद्ध से लौटा हुआ है। और इस युद्ध में बैंको और मैकबेथ डंकन के दो सिपाही हैं, वो उस युद्ध में बहुत ही वीरता से लड़ रहे हैं। तो वहीं से एक सिपाही, सर्जेंट मतलब सिपाही, लौटा हुआ है। ब्लीडिंग मतलब उसके शरीर से खून निकल रहा है। सारी सूचना बताता है। ओके, तो इसके पहले जो एक्सप्लेनेशन मैंने कराया था वो भी इसी से संबंधित था। मैल्कम द सन ऑफ डंकन इंक्वायर्स अबाउट द पोजीशन ऑफ द बैटल फ्रॉम दिस ब्लीडिंग सर्जेंट हु रिपोर्ट्स टू हिम एज ही हैज़ सीन द फाइट। तो डंकन का जो बेटा रहता है मैलकॉम, वो उस सिपाही से पूछता है युद्ध के बारे में। ओके, तो सिपाही युद्ध का वर्णन करता है जो कुछ भी उसने देखा है। यही चीज़ इसमें बताई गई है। अब इसको थोड़ा सा, ये जो आपने लिखा है ना, ये कॉन्टेक्स्ट में इसी को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख देना है, बस वो आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। देखिए, इन दीज लाइन्स द सर्जेंट हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम द बैटलफील्ड informs King Duncan about the battle in which Macbeth and Banquo are engaged to win over the rebels against Duncan's kingdom। वही चीज़ है कि इन लाइनों में ये बताया गया कि एक सर्जेंट आता है जो कि युद्ध से भी जस्ट लौटा है। वो डंकन को इन्फॉर्म करता है उस युद्ध के बारे में जिसमें मैकबेथ और बैंको विद्रोहियों को हराने में लगे हुए हैं और डंकन के किंगडम को, यानी साम्राज्य को बचाने में लगे हुए हैं। ओके, द सर्जेंट सेज दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल द आर्ट, ऑल स्किल ऑफ बैटल यूज्ड बाय द रेबल्स, मैकबेथ वॉज एबल टू विन बट दैट वॉज नॉट द एंड ऑफ ऑल। इन लाइनों में ये कहा जा रहा है कि दुश्मनों की सारी कलाओं के बावजूद भी मैकबेथ उन पर भारी पड़ रहा है। मतलब दुश्मन तरह तरह की कला अपना रहे हैं युद्ध को जीतने में। ओके, तरह तरह के कौशल दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैकबेथ उन सब पर भारी पड़ रहा है। बट दैट वॉज नॉट द एंड ऑफ ऑल, लेकिन अभी कुछ सब कुछ समाप्त नहीं हुआ, यानी कि अभी युद्ध पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। फ्रेश ट्रबल, एक नया युद्ध। फ्रेश ट्रबल मतलब एक नया युद्ध अरोज, खड़ा हो गया, यानी एक नया युद्ध उत्पन्न हो गया। इन स्पाइट ऑफ मैकबेथ विक्ट्री, मैकबेथ के विक्ट्री के बावजूद, यानी कि मैकबेथ लगभग जीतने वाला था, तभी एक नया
वार छिड़ गया, एक नई जंग छिड़ गई। जैसे होता नहीं कि मान लीजिए आप किसी से जीतने वाले हैं, दुश्मन सेना से जीतने वाले हैं, तभी उसको किसी और की तरफ से सहायता मिल जाए, ओके, किसी और की तरफ से उसको सेना मिल जाए, तो फिर वो एक नया जंग आपके खिलाफ छेड़ देगा और आप जीत नहीं पाएंगे, फिर थोड़ा समय लगेगा, फिर जीत लेंगे, ओके। तो ऐसे मैकबेथ जीतने वाला था, तब तक क्या होता है, मैकडोनाल्ड को एक नई सेना मिल जाती है, दुश्मन की सेना। जो पिछला पैरा मैंने आपको पढ़ाया था एक्सप्लेनेशन में, उसी की तरह ये भी है, ओके। देखिए, सम टाइम इवन ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग व्हेन द सनराइज देयर इज जॉय बट occasionally wild tempests and storms come out and drown the ships, so from the very place where the from comfort seems to come discomfort crops up। अब देखिए, इन लाइनों का मतलब थोड़ा सा वहाँ पर मैंने आपको जब पैरा पढ़ाया है लाइन बाय लाइन इसको, तो वहाँ पर डिटेल में समझाया। यहाँ पर क्या कह रहा है समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रहा है कि मतलब जैसे सूरज उगता है तो एक नई उम्मीद लेकर आता है, लेकिन उसी के साथ भारी तबाही भी आती है। जैसे सूरज उगेगा तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो जो दबाव है वो कम होगा, यानी कि वायुदाब कम होगा। तो वायुदाब कम होगा तो हवाएं एक तरफ से दूसरी तरफ चलेंगी। तो जब हवाएं चलती हैं तो समुद्रों में इसके कारण तूफान भी आता है, जिससे नाव वगैरह यानी शिप्स वगैरह सब पलट जाती हैं। यानी कि सूर्य के उदय होते ही एक उम्मीद की किरण जगती है, एक नया दिन निकलता है, खुशी की बात होती है, लेकिन साथ ही साथ दुख की भी बात होती है, ओके। तो यहीं पर वो समझा रहा है, सर्जेंट किंग को समझा रहा है कि मैकबेथ जो है वो युद्ध को जीतने ही वाला था, तभी एक नया प्रॉब्लम आ गया कि दुश्मन की सेना को कहीं और से कुछ सेना मिल गई और उसने एक नया जंग छेड़ दिया, ओके। और क्या हुआ, जो थेना कैडोर था वो भी जाकर के दुश्मन की सेना में मिल गया। तो जहाँ से हमें खुशी मिलने की संभावना थी, जहाँ से अच्छी उम्मीद थी, वहाँ से भी बुरी खबर आ रही है। यानी कि जो हमारा थेना कैडोर था, जो हमारे तरफ था, वो भी गया, दुश्मन की तरफ मिल गया, ओके। तो ऐसा मैंने डिटेल में समझाया है। तो जहाँ से कंफर्ट मतलब जहाँ से खुशी आने की बात थी, आराम आने की बात हो रही थी, वहाँ से डिसकम्फर्ट आ गया, ओके। इन शॉर्ट, मैकबेथ विक्ट्री गेव राइज टू वेरी फेरोसियस फाइट। कहने का मतलब ये है कि मैकबेथ की जो जीत है उसने एक नया मोड़ ला दिया, यानी कि अभी जीतने में थोड़ा सा और समय लगेगा। तो इसमें मैंने आपको ज़्यादा नहीं समझा, क्योंकि इसको पहले ही मैं समझा चुका हूँ डिटेल में, लाइन बाय लाइन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ये सारे एक्ट मैंने पढ़ा दिए हैं पहले ही, चैनल पर सब कुछ मौजूद है। फिर यहाँ नोट आपको लिख देना है, तो इसमें सिमली का यूज़ किया गया है, ओके। ये लाइन आपको लिख देनी है, द सिमली एंड द इमेजरी एम्प्लॉयड बाय सर्जेंट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, बहुत ही उचित है। यानी कि सिमली का यूज़ और इमेजिनेशन, यहाँ पर कल्पना की गई है, मतलब जैसे सूर वाला जो है ना, तो सूर की कल्पना यहाँ पर मैकबेथ के युद्धों से कर दी गई, तो वही यहाँ पर सिमली का यूज़ किया गया है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। अगर पीडीएफ संभव हुआ तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए, ओके। तो वहाँ पर आपको हो सकता है पीडीएफ भी मिल जाए, और इसको थोड़ा सा एक दो बार आपको पढ़ना है। इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं जो कठिन हो, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे नए चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।